नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। आज हम अटेंशन में चर्चा करेंगे अगले महीने से शुरू होने जा रहे शिवराज सरकार के बजट सत्र के पहले बीजेपी में चल रही सत्ता संतुलन की कवायद पर। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो चुका है। प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की कार्यकारिणी गठित हो चुकी है, लेकिन सत्ता और संगठन में जगह न बनाने वालों की नाराजगी कम नहीं हुई है। ये नाराजगी व्यक्तिगत भी है, क्षेत्रीय भी है और जाति भी है। इस तरह की क्षेत्रीय नाराजगी को देखते हुए विंध्य के नेताओं को मनाने की कवायद शुरू हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद विंध्य के किसी बीजेपी विधायक के हिस्से में जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष का पद क्यों विंध्य के हिस्से में जा सकता है, कौन कौन यहाँ से इस पद के दावेदार हैं और विंध्य को अगर ये पद मिलता है तो क्या महाकौशल और दूसरे अंचल नाराज नहीं होंगे? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विंध्य क्षेत्र के माटी माही रतनन कै भरमार रे। विंध्य क्षेत्र के माटी माही रतनन कै भरमार रे। सबसे सुंदर सबसे निकही धरती हबै हमार रे, धरती हबै हमार रे। मध्य प्रदेश का विंध्य इलाका सूबे की सियासत में शुरू से ही अहम स्थान रखता आया है। इस अंचल से प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री हुए, गोविंद नारायण सिंह और अर्जुन सिंह। इसके साथ ही इस अंचल से निकले श्रीनिवास तिवारी, अजय सिंह राहुल जैसे नेताओं का प्रदेश की सत्ता और सियासत में जबरदस्त दबदबा रहा। लेकिन इन दिनों विंध्य सत्ता में अपनी अनदेखी से नाराज है। ये नाराजगी शिवराज सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने से है और ये कुछ हद तक वाजिब भी लगती है, क्योंकि विंध्य ही वो क्षेत्र है जिसने औसतन सबसे अधिक सीटें बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में दी थी। विंध्य के 7 जिलों रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया को मिलाकर विधानसभा की 30 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में आई थी, 6 कांग्रेस के हिस्से में गई थी। इनमें एक और अनूपपुर उपचुनाव के बाद बीजेपी के पास आ गई। मतलब 30 में से 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। फिर भी यहाँ से महज 3 मंत्री हैं। सतना के अमरपाटन से विधायक रामखिलावन पटेल, अनूपपुर से विधायक बिसाहूलाल सिंह और उमरिया की विधायक मीना सिंह। रीवा जहाँ 8 की 8, शहडोल और सिंगरौली जहाँ 3 की 3 और सीधी जहाँ 4 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में गयी, वहाँ से कोई भी विधायक मंत्री नहीं बना। विंध्य से बेरुखी का आलम ये रहा कि उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके राजेंद्र शुक्ला को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जबकि इससे पहले वो पूरे विंध्य की अगुवाई कर रहे थे। कभी समाजवाद की नर्सरी रहे विंध्य की तासीर जातिवादी है, जहां सवर्ण बनाम ओबीसी की सियासी अदावत चलती ही है। साथ ही दलित आदिवासी वोट भी खासा प्रभाव रखते हैं। कांग्रेस से अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गज देने वाले विंध्य से इस सरकार में किसी भी सवर्ण या यूं कहें कि ब्राह्मण ठाकुर को जगह न मिलने से भी एक बड़ा तबका नाराज है। ऐसे में विंध्य को मनाने की कवायद चल रही है और ऐसा माना जा रहा है 17 साल बाद एक बार विंध्य के खाते में विधानसभा अध्यक्ष पद जा सकता है। इसके लिए वहां से रीवा की देव तालाब से विधायक गिरीश गौतम और सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ल में से एक का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बात को बीजेपी के नेता भी मानते हैं, भले ही सीधे ना मानकर मफरा कर माने। नहीं, ऐसा होता है, संख्या तो सीमित ही होती है, कहीं ना कहीं तो रह ही जाता है। तो ऐसा नहीं है, पार्टी में सामंजस्य है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। वहाँ विंध्य क्षेत्र को भी निश्चित रूप से कोई ना कोई जिम्मेदारी ज़रूर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के हर जिले के लिए सोचते हैं, हर क्षेत्र के लिए सोचते हैं, तो स्वाभाविक रूप से विंध्य को भी अछूता नहीं रखेंगे। ये मामला तो बीजेपी का अंदरूनी है, लेकिन विंध्य में बीजेपी के अंदर मचे असंतोष ने कांग्रेस को भी बोलने का मौका दे दिया है।
कांग्रेस कह रही है कि जब भी उसकी सरकार रही है, विंध्य ही नहीं प्रदेश के सभी क्षेत्रों को सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व मिला है। कांग्रेस का कहना है कि दल बदलुओं के सहारे जोड़ तोड़ से बनी बीजेपी की सरकार अपने पुराने नेताओं की उपेक्षा कर रही है। यही नाराजगी विंध्य में भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विंध्य महाकौशल जैसे इलाकों की भारी उपेक्षा की गई है। हमारी सरकार के दौरान विंध्य से विधानसभा अध्यक्ष भी बनते रहे, मंत्रिमंडल में भी एक बड़ा हिस्सा विंध्य जैसे इलाके का रहा। भाजपा सरकार जहां 24-25 विधायक विंध्य इलाके के हैं, वहां मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं दिया गया, पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। अब झुंझुना पकड़ाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर कवायद की जा रही है। विंध्य इलाके के विधायक जल्द ही बगावत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उस बगावत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। खैर, अगर विंध्य को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलता है तो ये उसके पुराने दबदबे की वापसी जैसा ही होगा। कांग्रेस शासनकाल में 10 साल तक विधानसभा अध्यक्ष कुर्सी विंध्य के पास ही रही। दिग्विजय सरकार में पूरे समय श्रीनिवास तिवारी विधानसभा अध्यक्ष रहे और कहा तो ये जा रहा है कि रीवा में तब दिग्विजय सिंह की नहीं, श्रीनिवास तिवारी की सरकार चलती थी। इससे पहले भी विंध्य से शिवानंद, रामकिशोर शुक्ला और बैरिस्टर गुलशेर अहमद भी कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। खैर, अब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी विंध्य के हिस्से में जाती है तो सूबे की सत्ता में वाजिब स्थान मिलने से विंध्य में बीजेपी के अंदर उठ रहे असंतोष के स्वर शांत भले न हो, मंद जरूर पड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए कि यहाँ से अगर विधानसभा अध्यक्ष का पद ब्राह्मण कोटे में जाता है तो ठाकुरों में नाराजगी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ दोनों जातियों में राजनीतिक वर्चस्व की जंग दशकों से चली आ रही है। इसके एक ध्रुव अर्जुन सिंह रहे तो दूसरे श्रीनिवास तिवारी। ऐसे में ब्राह्मण विधायक को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी देने पर किसी ठाकुर विधायक को मंत्री बनाने की आवाज भी उठ सकती है। इसके साथ ही महाकौशल जैसे अंचलों के नेता भी अपनी नाराजगी प्रकट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनारी टीवी। तो इस मसले पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले बता दें कि गणतंत्र दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान विंध्य के दौरे पर रहेंगे और उनके इस दौरे को विंध्य क्षेत्र के नेताओं की नाराजगी को दूर करने और विधानसभा अध्यक्ष के नाम तय करने के लिए वहां के नेताओं में एक राय बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अटेंशन में हम आगे बढ़े उसके पहले सुन लेते हैं कि विंध्य में बीजेपी नेताओं की नाराजगी और वहां से विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के सवालों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने क्या कुछ कहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हो या हमारे कोई भी जो नेतृत्व है, हम किसी न किसी रूप में हर क्षेत्रों में पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री तो अलीराजपुर में भी पहुँचते हैं, तो चंबल में भी पहुँचते हैं, तो बैतूल में भी पहुँचते हैं, तो सिंगरौली में भी पहुँचते हैं। तो इसलिए इस बार उन्होंने तय किया कि मैं इस बार रीवा के अंदर गणतंत्र दिवस की परेड पर वहाँ रहूँगा और रीवा के कई प्रकार के लोगों के काम कुछ उद्घाटन वगैरह हैं, उनको आज बुक करेंगे। इसलिए ये कोई कारणों के साथ नहीं, ये हमारी सर्वस्पर्शता का उदाहरण है कि सब जगह पर जाकर सभी स्थानों पर माननीय मुख्यमंत्री और हमारे लोग सब पहुँचे। अरे कुछ किसी को भी मिल सकता है, पूरा मध्य प्रदेश है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले प्रकाश जी आपके पास कि क्या इसको महज इत्तेफाक माना जाए कि नारायण त्रिपाठी पृथक विंध्य को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। नाराज नेता नागेंद्र सिंह गुड़ इसको आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इसको पार्टी फोरम पर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री का विंध्य दौरा तय हो जाता है कि वो रीवा में झंडा वंदन करेंगे। वो खबरें आती है कि गिरीश गौतम या केदार शुक्ला में से किसी उसको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो क्या बीजेपी में मान लिया जाए कि एक तरह से सत्ता संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है, या अगर इनमें से कोई एक नेता बनता है तो राजेंद्र शुक्ला जो कि मुख्यमंत्री के खासे नज़दीकी हैं, करीबी, और पिछली बार उन्होंने सारे प्रयास किए लेकिन वो मंत्रिमंडल में आ नहीं पाए, तो उनका पत्ता कट जाएगा? देखिए मनोज, निश्चित तौर पे सत्ता के अंदर संतुलन स्थापित करना राजनीतिक दलों का वो होता है, और हम देख रहे हैं कि विंध्य में जहाँ पर बीजेपी को अच्छा खासा
समर्थन मिला था 2018 में। 30 में से 25 सीट 25 सीटें मिली थी। तो वहाँ से अभी हाल एक सतना से बीजेपी विधायक है, उनको मंत्री बनाया मंत्रिमंडल में, और एक बिसाहू लाल सिंह है। बिल्कुल 2 लोग खाली वहाँ से मंत्रिमंडल में हैं। एक मीना सिंह भी कह सकते मीना सिंह भी मंत्रिमंडल में विंध्य से हैं निश्चित तौर पे। लेकिन प्रमुख लोग जो प्रमुख चेहरे हैं, जैसे बिसाहू लाल सिंह तो कांग्रेस से आए हैं, बिल्कुल। लेकिन मीना सिंह या वो पटेल साहब जो हैं सतना के रामखिलावन पटेल। रामखिलावन पटेल, तो वो अपेक्षाकृत नए चेहरे हैं जो खास प्रभावशाली थे, जैसे राजेंद्र शुक्ला हैं, वो इस बार मंत्रिमंडल में नहीं आए। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि विंध्य को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बाकी हम देख रहे हैं कि 3 तो नाम हमने भी हाल गिना ही दी। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि एक आदिवासी वर्ग से, 2 आदिवासी वर्ग से हैं और एक बैकवर्ड क्लास से है। तो विंध्य की जो राजनीति है वो निश्चित तौर पे ठाकुरों और ब्राह्मणों के सबसे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। खास करके सतना, रीवा, सीधी, ये 3 बड़े जो ज़िले हैं विंध्य क्षेत्र के। तो बीजेपी ने यहाँ पर लंबे समय से पिछले 15 साल में अपनी पकड़ को जबरदस्त तरीके से मजबूत ही नहीं किया, बना के भी रखा है। लगातार चौथे चुनाव में हम देख रहे हैं कि विंध्य में उसके लिए बहुत अच्छे नतीजे आए। और मुझे लगता है कि वहाँ पे जिस तरह का विकास हुआ, बाण सागर की जो लंबी समय से अधूरी परियोजना थी वो पूरी हुई बीजेपी की शिवराज सिंह की सरकार में। सड़कें, हाईवे का जो जाल बिछा है, उसका प्रतिफल जो है वो बीजेपी के खाते में दर्ज हुआ। दूसरी बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है, तो निश्चित तौर पे जो नाम सामने आ रहे हैं, केदार शुक्ला या गिरीश गौतम का, तो दोनों इस पद के बिल्कुल योग्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। और उसके बाद भी मंत्रिमंडल में 4 पद और खाली हैं बिहाल। तो विंध्य और महाकौशल का जहाँ बिल्कुल ही प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ पर वो महाकौशल से भी प्रतिनिधित्व दे सकते हैं और विंध्य में भी प्रतिनिधित्व बढ़ा सकते हैं। तो उनके फिर पास अजय विश्नोई जैसे नेताओं का क्या होगा? इस मंत्रिमंडल में कोई स्थान देख रहे हैं अब आप ये नहीं कह सकते कि वो किसे लेंगे, राजेंद्र शुक्ला को लेंगे या नहीं लेंगे, इन 4 के अंदर अजय विश्नोई को लेंगे या नहीं लेंगे, संजय पाठक को लेंगे या नहीं लेंगे। क्योंकि हमने पिछले टर्म्स में भी देखा है कि कई महत्वपूर्ण मंत्रियों नेताओं को उन्होंने मंत्रिमंडल में लिया पिछले टर्म में, और एक टर्म में पूरे बाहर बिठा के रखा है। अभी हम रामपाल सिंह जैसे भी उदाहरण है, राजेंद्र शुक्ला है। तब तो जो है मतलब आप ये देखेंगे कि बीजेपी अच्छे खासे बहुमत में थी, या उसको कांग्रेस की दरकार नहीं थी, फिर भी वो इस तरह के प्रयोग करती रही। जो लोग 5 साल मंत्रिमंडल में रहे, कई लोगों को उन्होंने अगले 5 साल नहीं हटा दिया, अब इस बार फिर मंत्रिमंडल में लिया है। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी का अपना एक काम करने का तरीका है। लेकिन प्रतिनिधित्व का जहाँ तक सवाल है, तो मुझे लगता है कि महाकौशल और विंध्य दोनों में जो महत्वपूर्ण चेहरे, जो 4 सीटें बची हैं, अब इसमें से कांग्रेस को, बीजेपी को जो लोग आए थे कांग्रेस से, उनमें उन्हें कुछ देना नहीं है। निश्चित तौर पे अब ये जो भी 4 सीटें हैं बीजेपी के खाते में आएगी। लेकिन बीजेपी किन लोगों को मौका देती है या नहीं देती है, कितने समय बाद देती है, ये अभी हाल हमें आने वाले समय में पता चलेगा। बिल्कुल। ब्रजेश जी, जो कुछ भटनागर जी ने समझाया, तो एक और चीज़ अगर हम देखें तो अगर की बात हो रही कि विंध्य को अगर की प्रतिनिधित्व की बात करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि शरदेंदु तिवारी जिन्होंने अजय सिंह को चुनाव हराया, वो महामंत्री, प्रदेश महामंत्री, युवा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है। अगर हम प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें, क्योंकि वो खजुराहो सीट से सांसद हैं और कटनी भी उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा, और कटनी का एक हिस्सा विंध्य क्षेत्र में गिनती की जाती है, तो प्रदेश अध्यक्ष भी हम कह सकते हैं कि विंध्य के खाते में है, महामंत्री विंध्य के खाते में। मतलब संगठन में तो भरपूर स्थान मिला है। और अगर सरकार की बात करें तो 3 मंत्री वैसे भी हैं, तो क्या अगर कोई अध्यक्ष बना दिया जाता वहाँ से विधानसभा का, तो ये संतुलन स्थापित हो जाएगा सरकार को लेकर? देखिए मनोज जी, संतुलन तो स्थापित है ही एक तरह से। जो हमें असंतुलन दिख रहा है या जो हमें दिखाया जा रहा है, कौन दिखा रहा है हमको? अजय विश्नोई दिखा रहे हैं, वो लोग दिखा रहे हैं जो दावेदार हैं, जो मंत्री बनना चाहते हैं और या जो अध्यक्ष बन सकते हैं, संभावित दावे। बिल्कुल। तो इनके नज़रिए से हम देखें तो उपेक्षा है, एक तरह से उपेक्षा है। तो बात भी चल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद या उपाध्यक्ष का पद जो भी है वो मिल ही जाएगा विंध्य को। ऐसी संभावना अब तक प्रबल है कि विंध्य के खाते में चला जाएगा, पहले भी रहा है, और वहाँ से प्रबल दावेदार भी हैं और वो लायक भी हैं, जैसे कि भटनागर जी ने बताया। वैसे तो लायक हर जगह हैं, बहुत सारे लोग हैं, पहले के भी अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। तो रही बात उपेक्षा की, तो उपेक्षा जैसे आप कहो कि संगठन में सभी पूरे जिले के हर व्यक्ति यदि बोलने लगे कि हर जिले से हम विंध्य को अलग क्यों नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि विंध्य की उपेक्षा हुई है। तो उसका कारण ये कि जो बीजेपी सत्ता के नजदीक तक पहुंची थी या कांग्रेस के आसपास, तो विंध्य की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि बीजेपी के जो तमाम गढ़ थे, चाहे वो मालवा, निवाड़ हो, चाहे ग्वालियर, चंबल, वो सब ढह गए थे।
2018 जी मनोज जी, उसके लिए अपन ये तर्क दे सकते हैं। यदि हम उसकी बात करें तो 1967 में जब संवित सरकार बनी थी तो बिंद का भी महत्वपूर्ण रोल था। तो वहां से 3-3 मंत्री थे, 4-4 मंत्री थे। तब बिंद की भूमिका बताई जा रही थी कि ज्यादा है सरकार में, राजमाता ने जिस तरह के। आज की परिस्थितियों में हम देखें तो किसके कारण सरकार में आए? बिंद में भले ही हमें 30 में से 25 सीटें मिली हों, लेकिन अब सरकार में आए हो तो आप चंबल ग्वालियर की बदौलत आए हो, तो निश्चित तौर पर जो जिनकी बदौलत आए हो उनकी भूमिका ज्यादा हो जाती है और उनको प्रतिनिधित्व ज्यादा मिल जाता है। वैसे भी बिंद की उपेक्षा की हम यदि बात करें तो उपेक्षा की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि उनके नेता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन यदि आप देखिए बिंद को क्या नहीं मिला मध्य प्रदेश से, 2 मुख्यमंत्री मिले वहां से। गोविंद नारायण सिंह देव को मुख्यमंत्री रहे, आपको अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष लंबे समय तक रहे श्रीनिवास तिवारी। तो उस दौर में यदि कह सकते थे कि बिंद को ज्यादा मिल रहा है, बाकी की जिलों क्षेत्रों का उपेक्षा हो रही है। यदि कमलनाथ सरकार की बात हम करें तो महाकौशल से देखिए आप, विधानसभा अध्यक्ष मिले, मंत्री मिले। तो ये कोई वजह नहीं होती किसी उसकी उपेक्षा की हम जैसे कहें। लेकिन राजनीति है तो राजनीति में ये सब बातें मायने रखती हैं। जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं, क्षेत्रीय समीकरण भी देखे जाते हैं, वो हर दल देखता है। लेकिन ऊंच नीच तो सभी में रहती है। यदि कांग्रेस सरकार की पिछली तुलना करेंगे तो कई क्षेत्र उपेक्षित थे और कुछ क्षेत्रों का वजन ज्यादा था। वैसा ही अभी है, परिस्थिति जन्य ऐसा हो जाता है कि यदि ग्वालियर चंबल संभाग में पहले ही 2018 में सरकार बन जाती तो क्या बिंद की उपेक्षा होती? क्या नहीं होती, बिंद में और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल जाता। तो ये परिस्थितियों जन्य है और मुझे लगता है कि अध्यक्ष पद मिलने के बाद ये संतुलन, जैसा आपने कहा, संतुलन बन जाएगा। अध्यक्ष पद मान लीजिए आप 2-2, 3-3 मंत्रियों के बराबर है। हमने देखा है कि एक अलग सरकार चलती थी श्रीनिवास तिवारी जी के टाइम पे, तो अहमिया सरकार जिसको कहते हैं, हाँ, अमैया, तो एक अलग सरकार चलती थी, इतना दबदबा रहता था। महाकौशल की बात करें तो जब रोहानी जी थे तो उनका अलग दबदबा था। और महाकौशल की उपेक्षा की बात जैसे वो कर रहे हैं बिश्नोई जी, तो हम देखें बिंद की उपेक्षा की बात चल रही है, लेकिन महाकौशल की तो आपने प्रदेश अध्यक्ष दिया है कुछ दिन पहले ही, प्रदेश अध्यक्ष रहे आपके, तब जब आपकी सरकार नहीं थी। तो उपेक्षा की बात वो लोग करते हैं जिनको नहीं जिनको उम्मीद रहती कि उनको चाहिए। अब बिश्नोई जी की बात करें तो वो स्वास्थ्य मंत्री रहते हार गए थे, तो उनकी जगह दूसरों को मौका क्यों नहीं? तो ये बड़े नेताओं को मौका ना दे के दूसरों को दिया गया। तो महाकौशल से, बिंद से आप देख रहे हो 3-3 मंत्री हैं और अभी मंत्रिमंडल में जगह भी रिक्त है। तो आगे जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, आगे उनको उम्मीद मिलेगी, आगे भी इन लोगों को मौका मिलेगा। तो जैसे पिछली सरकार में भी शिवराज जी ने बार बार कहा विस्तार करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ घटेंगे, कुछ बढ़ेंगे। रही बात राजेंद्र शुक्ला, उनके खास हैं इसलिए मंत्रिमंडल में आएंगे, इसकी संभावना कम ही है। क्योंकि आप देखिए रामपाल सिंह भी उनके खास थे। अब हालात वैसे नहीं है कि आप खास को ले आओगे, आपको सबको सामंजस्य बनाना पड़ेगा। जैसे सिंधिया खेमे से बनाए ऐसे ही बिंद से बनाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष पद तो निश्चित तौर पर मिल ही जाएगा। तो फिर वो बातें जो उठ रही हैं अभी वो कम हो जाएंगी। भटनागर जी, 2 चीज़ हो रही है। जैसे हमने पहले बात की संगठन की, सरदेंदी तिवारी या बीडी शर्मा की, और या केदार शुक्ला या गिरीश गौतम में इसको ये कर बन जाता है। तो फिर इस क्षेत्र में ठाकुर भी कई जगह निर्णायक स्थिति में उनकी वोटिंग, तो उनको कैसे मनाया जाएगा? क्योंकि ग्वालियर चंबल जैसी जातिवादी राजनीति बिंद में सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, अगर हम देखें तो उनको कैसे संतुष्ट करे जाएंगे? क्योंकि 4 पद आपके पास भी है, तो क्या ऐसे में नागेंद्र सिंह गुड़ का नंबर हमको लग सकता है? सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, साफ सुथरे निर्विवाद छवि है। और दूसरे केदार शुक्ला की बात करें तो हमको वो दिन भी याद है जब झाबुआ उपचुनाव के नतीजे आए थे, तब केदार शुक्ला ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे और उनको पार्टी ने नोटिस भी जारी किया था अनुशासनहीनता के आरोप में। इसके बाद जब राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खुला तो उसको मोर्चा लेने में दोनों नेता भी आगे थे। तो अगर इनमें से कोई एक विधानसभा अध्यक्ष बनता है तो क्या बीजेपी के लिए जाति संतुलन गड़बड़ाता नजर नहीं आएगा विंध्य में खास तौर से? देखिए, मुझे लगता है कि जब जिस तरह से अगर मान लीजिए वहाँ पे ये जो दोनों ब्राह्मण नेता हैं इनमें से कोई बनता है तो एक अध्यक्ष का पद भी बीजेपी लेगी, उपाध्यक्ष का पद भी बीजेपी लेगी। क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार में अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों उनके पास थे। अब चूंकि बीजेपी का बहुमत है तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के लिए जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। वो कह भी चुके हैं, और वो कह भी चुके हैं। तो चूँकि पिछली बार ऐसा हुआ था इसलिए वो भी इस बार ऐसा ही करेंगे। तो दूसरी बात ये कि 4 मंत्री पद खाली हैं। विंध में किसी को और प्रतिनिधित्व देना है, जैसा ब्रजेश ने कहा कि जरूरी नहीं है कि राजेंद्र शुक्ला ही आए। बिल्कुल, क्या शिवराज सिंह चौहान, अब इस बार का जो मंत्रिमंडल है वो शिवराज सिंह चौहान की पूरी पसंद का मंत्रिमंडल नहीं कह सकते, या एकाधिकार का मंत्रिमंडल नहीं कह सकते। इस बार संगठन का भी उसमें जबरदस्त दखल रहा है। बिल्कुल, तो संगठन का दखल, अब संगठन अपने तरीके से सोचेगा तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे बीजेपी नेताओं के दिमाग में ये बात रही होगी कि अब आप जैसे रीवा की बात करें,
तो रीवा की 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती है बिल्कुल। और वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। इसके बाद हम सीधी और सतना की बात करेंगे तो वहाँ पर ठाकुर बहुल भी है दोनों जिलों में। तो सांसद भी जनार्दन मिश्रा, रीति जनार्दन पाठक। मिश्रा, रीति पाठक दोनों ब्राह्मण हैं। तो मुझे लगता है कि वो क्षेत्रीय संतुलन की बात बीजेपी नेताओं के दिमाग में होगी, जाति संतुलन की बात भी होगी। तो जब चुनाव आएगा अभी हाल अध्यक्ष का फरवरी के अंदर, ये जो बजट सेशन चालू होगा, तो उसी के बाद हमको देखने को मिलेगा कि बीजेपी मंत्रिमंडल का जो 4 सीटें हैं उनका विस्तार कर रही है या उसको फिर अभी हाल आगे बढ़ा रही है। उससे आगे बढ़ा रही है, इसका मतलब ये होगा कि अभी वो इस मामले में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना देंगे। तो हो सकता है उपाध्यक्ष महाकौशल से किसी को ले लें, बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड पर्याप्त प्रतिनिधित्व सब क्षेत्रों का है। ले दे के 2 क्षेत्र ऐसे बच रहे हैं जिनमें ये सवाल उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है जब अभी हाल ये अध्यक्ष और 4 सीटों पर मंत्रियों का चयन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण दोनों को साधेगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा राजनीति निश्चित तौर पे वो लोग जानते हैं जो सरकार चला रहे। और जब से अमित शाह जब अध्यक्ष बने तो पार्टी 24 घंटे 365 दिन राजनीति कर रही है। ब्रजेश जी, राजनीति की तो बात होगी, लेकिन एक और चीज़ है, मालवा निमाड़ को भी प्रतिनिधित्व अगर देखें तो सिंधिया खेमे के लोगों की अगर भरमार है। बीजेपी के कोटे से हम देख रहे थे कि कई सारे लोग दावेदार थे, लेकिन उषा ठाकुर को मौका मिल गया। कैलाश जी के किसी समर्थक को इस मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाया, हालांकि उन्होंने पूरी मेहनत की सावेर जिताने में या हम कहें हाटपिपलिया जिताने में। अब जो स्थितियां बन रही हैं कि अगर मंत्री बन भी जा या विधानसभा अध्यक्ष का पद विंध्य को चला भी जाता है तो आने वाले दिनों में और क्या चुनौती होगी, क्योंकि नारायण त्रिपाठी जिस प्रकार से अपना एजेंडा बढ़ा रहे हैं, हमने देखा था कि जब सरकार चली की वेला में थी उसके कुछ घंटे पहले तक भी कमलनाथ से पीके बढ़ा रहे थे। उनको भी उम्मीद थी कि शायद मंत्री बन जाएंगे और अब उन्होंने विंध्य राग छेड़ दिया है। तो क्या माना जाए कि पार्टी उसका डैमेज कंट्रोल भी करेगी या नारायण त्रिपाठी उसी गति को प्राप्त होंगे जैसे बाकी नेता पिछली बार हमने देखे हैं कि समय के साथ किनारे कर दिए बीजेपी ने? देखिए मनोज जी, पहले हम बात करें कि ग्वालियर चंबल के सिंधिया खेमे के जाते, तो यदि हम उसको इस चश्मे से ना देखें कि वो सिंधिया खेमे से आए हैं या कांग्रेस से आए हैं, तो आज की तारीख में वो बीजेपी की है। प्रतिनिधित्व तो एक क्षेत्र का मिल ही रहा है। यदि हम ये एक बातचीत साइड में रख दें कि वो सिंधिया जी के रहे हैं, आज तो वो बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के लिए काम करेंगे, तो फिर क्षेत्रवाद की और उसकी बात नहीं होती, गुटबाजी की। भी क्षेत्र के लिए काम करेंगे, चाहे वो सिंधिया के आदमी हो, चाहे जो दावेदार भाजपा के थे वो हैं, तो वो बात तो खत्म हो जाती है कि वहाँ कोई प्रतिनिधित्व वाली बात नहीं है और कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है। रही बात नारायण त्रिपाठी जी वाली, तो बिंद का मामला ऐसा है कि पहली बार नहीं उठा है या नारायण तिवारी ने नहीं उठाया है, ये मामला हमेशा उठता रहा है, लेकिन ये सफल नहीं हुआ है। जिस तरह से हमने देखा कि BD शर्मा जी ने उनको बुला के पूछा कि पार्टी फोरम पर उठाना चाहिए, नागेंद्र सिंह की बात चल रही है, वो कह रहे हैं कि यदि उसको हवा दे रहे हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि पार्टी फोरम पर उठना चाहिए। पार्टी उसको लेके कितनी गंभीर है ये महत्वपूर्ण है। तो यदि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, नारायण त्रिपाठी भले ही चिल्लाते रहें, ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। नारायण त्रिपाठी को भी कुछ चाहिए। वो कांग्रेस में जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? वहां भी वो कह रहे थे कि मैयर को अलग जिला बना दीजिए। तो नारायण, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी है मुझे जी कि नारायण त्रिपाठी का राजनीतिक कद कितना है, जो आदमी और उनकी निष्ठा भी, हाँ, जो व्यक्ति उठा रहा है वो मेयर से चुनाव जीत जाए, समाजवादी पार्टी से भी जीत जाए, कांग्रेस से भी जीत जाए, बीजेपी से भी जीत जाए, वो अजय सिंह को चुनाव हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दे। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन क्या विंध्य के बाकी लोग नारायण त्रिपाठी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? खास करके जो बीजेपी के लोग हैं या जो कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि विंध्य की जब बात होगी तो फिर वहाँ के जो भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, यदि वो सामूहिक स्वर में कोई बात करेंगे तो ही उसका असर होगा। हमने छत्तीसगढ़ का निर्माण देखा था, बिल्कुल, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि हमने बुंदेलखंड देखा है। हाँ, लेकिन एक मांग उठी है, उठाने वाले व्यक्ति का राजनीतिक कद क्या है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो कितना प्रभाव रखता है, ये महत्व रखता है। और भी कई कारणों से वो चर्चा में रहे हैं, हनी ट्रैप जैसे मामलों में भी उसका भी एक फर्क पड़ता ही है। बिल्कुल मनोज जी, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके ये राग अलपने से कोई फर्क पड़ेगा। जिस तरह से पार्टी ने दरकिनार कर दिया और आज वो शोर भी मचाएंगे। यदि कमलनाथ जी के पास वो जा रहे थे उस दौर में तो एक प्रेशर था, आज पूर्ण बहुमत में है। यदि
नारायण त्रिपाठी नहीं भी रहेंगे भाजपा में या नहीं भी कुछ करेंगे तो अकेला क्या कर लेंगे, वो कांग्रेस में भी चले जाएंगे तो आज कुछ नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ एक वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि उनको भी निगम मंडल में या कहीं जगह मिल जाए, ताकि वो भी अपने क्षेत्र का अपने उसका बात कर सकें और वहाँ का नेता बन सकें। दरअसल वो ब्राह्मण नेता बनना चाहते हैं वहाँ, वो सफल नहीं हो पाए आज तक। बिंद में वो एक क्षेत्र तक सीमित हैं। जैसे भटनागर जी ने कहा कि वो मैयर के अलावा पूरे बिंद के नेता नहीं बन सकते, वो श्रीनिवास तिवारी नहीं बन सकते, वो सुंदरलाल तिवारी नहीं बन सकते, या वो अजय सिंह नहीं बन सकते। और मैंने एक चीज और देखी है मनोज जी, इस चुनाव में बिंद का बिल्कुल बदलता हुआ। एट्रोसिटी एक्ट की सबसे ज्यादा बात हुई बिंद में, देखिए आप, जातिवाद जबरदस्त है, ब्राह्मण ठाकुरवाद जबरदस्त है। इसके बावजूद आप देखिए बसपा साफ हो गई, बड़ा फैक्टर रहा। बड़ा फैक्टर है। तो उन्होंने उस मुद्दे की, मैं भी गया था उस 94 विधानसभा चुनाव में, उस तरफ तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो बिंद भी मुझे लगता है बदलता हुआ दिख रहा है। अब वो जातिवाद जो वहाँ पे जो ठप्पा लगा था ब्राह्मण ठाकुरवाद का, वो अब मिटता दिख रहा है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय मुझे लगता है भाजपा को ही जाता है। बिल्कुल निश्चित हो रहा है। जो हम पहले कहते थे कि जाति वो जो नई जाति वो जाति, तो उम्मीद की जाना चाहिए जाति शायद चली जाए। बहरहाल जाति जब जाएगी, हमें अभी जाना होगा, आप दोनों से विदा लेना होगी। तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती ये रहेगी कि संतुलन साधने की बात है, क्योंकि विंध के लगातार मांग उठती रही है वहाँ पर प्रतिनिधित्व की 25 विधायक वहाँ से आए बीजेपी के, या कह सकते हैं कि जो 25% विधायक वहाँ से आए थे, कांग्रेस के विधायक आने के बाद थोड़ा सा रेशो कम ज़्यादा हो सकता है। और जिस प्रकार से पूर्व में विंध्य को महत्व मिलता रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार हो, ऐसे में उनकी मांग उठाना लाजमी है। लेकिन जो विंध्य का एक कैरेक्टर रहेगा ब्राह्मण ठाकुर का, तो हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को तो पर्याप्त तवज्जो मिलती दिखाई दे रही है संगठन में भी, सरकार में भी। लेकिन असली चुनौती यही होगी कि ठाकुरों की नाराज़गी को, अगर जिस प्रकार से हम उम्मीद लगा रहे हैं कि केदार शुक्ला या गिरीश गौतम उसको एक अध्यक्ष बनेगा, तो किसी ठाकुर नेता को कैसे एडजस्ट किया जाएगा और उनकी नाराज़गी को कैसे दूर किया जाएगा। हालांकि बीजेपी सत्ता संतुलन में खासी माहिर है और उसके रणनीतिकार इस पर माथापच्ची भी कर रहे होंगे। और मुख्यमंत्री जिस प्रकार से रीवा को उन्होंने चुना गणतंत्र दिवस पे झंडा वंदन के लिए, तो एक मैसेज तो उसमें छुपा ही है। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।